उसको विकास करें। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम के जरिए खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए बता दें आपको, आज हम सबसे पहले आपको डेयरी फार्मिंग से संबंधित कुछ खास जानकारी देंगे और साथ ही आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे सफल किसान से और हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही कुछ महत्वाकांक्षी योजनाओं पर भी आपको हम जानकारी देंगे। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको कि कृषि अवसंरचना कोष योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना और साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बीच कन्वर्जेंस मॉड्यूल का शुभ आरंभ किया गया है। क्या कुछ खास है इसमें, आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली स्थित कृषि भवन में कृषि अवसंरचना कोष योजना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना एवं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बीच कन्वर्जेंस मॉड्यूल का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस, कृषि मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा, कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अभिलक्ष लेखी, कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव सैमुअल प्रवीण कुमार एवं विभिन्न अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, हम सभी जानते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय एक लंबे समय से प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम कर रहा है। उनकी अपनी योजनाएं हैं, फंडिंग पैटर्न है, सब्सिडी है, नीचे तक एक ढांचा बना हुआ है। मुझे भी कुछ समय इस मंत्रालय में काम करने का अवसर मिला, तो निश्चित रूप से जब कोई परियोजना मंजूर होती है और वो मूर्त रूप लेती है और जब उनके हितग्राहियों से मिलते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत मन को प्रसन्नता होती है कि सरकार की एक योजना के माध्यम से एक उद्यम भी खड़ा हुआ, एक व्यक्ति की आजीविका में भी परिवर्तन आया और बहुत सारे रोजगार के अवसरों का भी सृजन हुआ। इसी प्रकार से कृषि मंत्रालय भी अनेक योजनाओं को कृषि के क्षेत्र में संचालित करता है और प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव के कारण गत 8 वर्षों में अनेक योजनाओं का सृजन हुआ है। हम सब सौभाग्यशाली हैं और देश का भी ये सौभाग्य है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे दूरदृष्टा प्रधानमंत्री हम लोगों को मिले हैं। उनकी लगातार ये कोशिश रहती है कि कमज़ोर व्यक्ति की, कमज़ोर समूह की ताकत कैसे बढ़े और बीच में जो गैप वर्षों से बच गए हैं, उन गैप्स को सरकार के माध्यम से हम कैसे भर सकें और उस विषय को कैसे आगे बढ़ा सकें। और इस दृष्टि से आप सबके ध्यान में है, जब कोविड का समय चल रहा था तो स्वाभाविक रूप से कृषि के क्षेत्र में, प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जो उपलब्धियां थी उसी ने निश्चित रूप से देश को बचाने का और उस परिस्थिति से निकालने का काम किया। और उसी समय प्रधानमंत्री जी ने लोकल फॉर वोकल की बात की, उसी समय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर पैकेज की बात की और आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत जहां एक और एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड 1 लाख करोड़ रुपए का ये प्रावधान किया, वहीं एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, हर्बल खेती और साथ में ही फूड प्रोसेसिंग के लिए भी 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अतिरिक्त प्रधानमंत्री खाद्य
उन्नयन योजना भी बनी। आज का दिन भारत के फूड प्रोसेसिंग उद्योगों, विशेष रूप से कृषि उत्पादकों के प्रोसेसिंग सूक्ष्म उद्यमों को सफल बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो संपूर्ण कृषि और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के लिए प्रेरणा का काम करेगा। फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्रालय द्वारा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 29 जून 2020 को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की शुरुआत की गई थी। यह योजना देश में सूक्ष्म फूड प्रोसेसिंग उद्योग के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान कर रही है। PMFME योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपये की सब्सिडी सीमा के साथ सूक्ष्म फूड प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना के लिए 35% क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी और अधिकतम 3 करोड़ रुपये की सब्सिडी के साथ साझा बुनियादी ढांचा के लिए प्रदान कर रही है। अब तक इस योजना में फूड प्रोसेसिंग गतिविधियों में लगे लगभग 62,000 लाभार्थियों को लाभान्वित हो चुके हैं और वित्तीय वर्ष 22-23 के तीसरी तिमाही में ऋण स्वीकृतियों की गति 50% बढ़ने की उम्मीद है। आज की बैठक में इस अभिसरण के माध्यम से PMFME और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्राप्त करने वाले लाभार्थी बैंकों द्वारा लाए गए ब्याज दर 3% ब्याज की सहायता का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही 3% ब्याज की सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया को बहुत ही सरल बना दिया गया है, जिसमें पात्र लाभार्थी पहले से स्वीकृत DPR और PMFME और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत स्वीकृति पत्र का उपयोग कर पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। मुझे आशा है कि यह साझेदारी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ वोकल फॉर लोकल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। जय हिंद, जय भारत। आइए किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। स्मार्ट डेयरी फार्मिंग में डेटा की अहमियत सबसे ज्यादा है, खासतौर से उसके चारे, पोषण, गर्भधारण, ब्यात और दुग्ध उत्पादन की कार्यावधि के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध रहती है। ये जानकारी सही समय पर सही फैसले लेने में मदद करती है और दुग्ध उत्पादन बढ़ाती है। विशेषज्ञ अब इस बात को मानने लगे हैं कि नई तकनीक के बिना निकट भविष्य में दूध की मांग पूरी करना मुमकिन नहीं होगा। हर पशु की स्थिति के बारे में पूरी और सही जानकारी के लिए ऐसी सेंसर डिवाइस जरूरी है जिसे पशु को पहनाया भी जा सके। डिवाइस पशु की गर्दन, पूंछ या फिर टांग में पहनाई जा सकती है। इस डिवाइस के जरिए पशु की बीमारी और दूसरी परेशानियों का समय पर पता लग सकेगा, जिसके बाद समय पर उनका निदान भी हो पाएगा। समय पर निदान से दूध उत्पादन भी प्रभावित नहीं होगा। इस तरह ये डिवाइस हमें बताती है कि पशु कैसा व्यवहार कर रहा है, ठीक से सक्रिय है भी या नहीं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, कितना आहार खा रहा है, दूध कितना दे रहा है और प्रजनन की स्थिति क्या है। पशु को इनमें से किसी भी क्षेत्र में परेशानी होने पर समय से उपाय किया जा सकेगा। लेकिन समस्या ये है कि दुनिया भर में ज्यादा दुग्ध उत्पादन छोटे पशुपालक कर रहे हैं। इनके पास पशुपालन के आधुनिक तरीके अपनाने लायक आर्थिक संसाधन नहीं है। यही वजह है कि नई तकनीक से दूर हैं और पुराने तरीकों से ही काम चला रहे हैं। दूसरी ओर अच्छे फार्मों में दूध निकालने के लिए भी स्वचालित मशीनें मौजूद हैं। इन मशीनों से मजदूरी पर आने वाला खर्च कम हो जाता है, साथ ही मशीन से दूध कम समय में निकल जाता है। स्मार्ट पशु फार्मों में स्वचालित पानी और चारा सप्लाई मशीन भी होती है। ये मशीन भी लागत कम करती है और काम को ज्यादा सटीक तरीके से अंजाम देती है। स्मार्ट डेयरी फार्मिंग का विचार करीब करीब 2 दशक पुराना है। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ दुधारू पशु की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार देश में मादा मवेशियों की कुल संख्या
14 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा है, जो 2012 की तुलना में 18% अधिक है। कारोबार के तरीके अब दुनिया भर में बदल रहे हैं। ऐसे में हमारे किसानों को भी बदलाव लाना होगा। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। बता दें इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आपका हिम्मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत आप सभी का। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट पर नजर डालने का। आपने गोबर से उपले और खाद बनते हुए देखा होगा और सुना होगा, लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि इनसे दीपक, मूर्तियां, साबुन, शैम्पू, चूरन और दंत मंजन भी बनता है तो शायद आपको यकीन ना आए, पर ये बात बिल्कुल सच है। हरियाणा के नरेश कौशिक गोबर और गौमूत्र से 20 तरह के उत्पाद बना रहे हैं और कमाल की बात ये है कि उनके उत्पाद बिक भी रहे हैं। उन्होंने ये काम 2013 में हवन की लकड़ी बनाकर शुरू किया था, फिर धीरे धीरे काम बढ़ा तो अपना स्टार्टअप स्थापित कर लिया। हमारे दिमाग में एक ही बात थी कि दूध के भरोसे गाय को कभी नहीं बचा जा सकता। इसे बचाने के लिए इसके गोबर और गोमूत्र को बेचना होगा। राजीव दीक्षित जी को सुन करके हमने सबसे पहले गाय के गोबर से हवन की लकड़ी बनानी शुरू की। ये 2013 की बात है। 2013 में हमने ये हवन की लकड़ी बनाई। ये 250 ग्राम का एक पैकेट है, इसमें 15 सटीक हैं। हवन में ये 4 किलो लकड़ी का काम करता है और एक हवन के लिए 250 ग्राम का एक पैकेट काफ़ी है। गाय के प्रति चूँकि प्रेम ज़्यादा था, इसलिए इस संविदा के बारे में और गाय के पंचगव्य से अन्य जो भी उत्पाद बन सकते हैं उनके बारे में हम लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे देश के अंदर उनकी गौशालाओं में जा कर के हमने प्रचार किया, लोगों को समझाया, लोगों को बताया। धीरे धीरे समाज में इस हवन संविदा के प्रति जागरूकता आई। इस हवन संविदा के निर्माण से पेड़ों को की कटाई बची। हवन के अंदर एक अनुमान के अनुसार लाखों टन लकड़ी हर साल हवन के अंदर जल जाती है। इस हवन संविदा के प्रयोग से उस पेड़ों की कटाई को बचाया जा सकता है। गोबर से मूर्तियां, दीपक, धूप सटीक आदि हमने काफ़ी चीज़ें बनाई और धीरे धीरे बाजार में हमारा नाम होने लगा। नरेश कौशिक का स्टार्टअप कोन धूप, घड़ी का फ्रेम, समरानी कप, हवन समिधा, धूप स्टिक, राखी और बर्तन बार के अलावा नहाने का साबुन, हैंड वॉश, हेयर ऑयल और गौमूत्र अर्क जैसे उत्पाद भी तैयार कर रहा है। हालांकि शुरुआत में इनको काफी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के संपर्क में आने के बाद ये दिक्कतें दूर हो गयी। यहाँ से तरक्की के नए दरवाजे खुले और नरेश ने यहाँ पर अलग अलग तरह के उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण लिया और मार्केटिंग का हुनर भी सीखा। हमारे यहाँ से नरेश कौशिक जी ने 2 महीने का प्रशिक्षण लिया और गाय के गोबर और उसके पंचगव्य
से काफ़ी प्रोडक्ट्स इन्होंने तैयार किए। 20 से ज़्यादा इनके उत्पाद आज मार्केट में बिक रहे हैं। हमारे सेंटर के माध्यम से इनको 5 लाख रुपए की अनुदान राशि का भी सहयोग दिया गया है, जिससे आज ये मशीन के द्वारा अपनी डिमांड को भी पूरा कर पाए हैं। अपने गौमूत्र और गोबर से उन्होंने मूर्तियां बनाई हैं, जो एक आस्था जो एक जुड़ी हुई है हमारे समाज की, वो भी बनी रहती है और जिससे कोई नुकसान भी नहीं हो पाता। इसी तरीके से उन्होंने बताया 20 से ज़्यादा उत्पाद उनके बाज़ार में बिक रहे हैं और लकड़ी को एक रिप्लेस किया जा सकता है इनके उत्पाद से। ये सारे इस मुकाम तक पहुंचने में हमारे यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट और इंक्यूबेशन टीम ने बेहतर प्रयास किए। उसी की बदौलत ये अपने कारोबार में आगे बढ़े। साथ ही हमने इनको एक और सलाह दी कि आप तो काम कर ही रहे हो, क्यों ना आप इसकी ट्रेनिंग भी लोगों को दो, क्योंकि पशुपालन लगभग गांव में तकरीबन हर दूसरे घर में है, तो लोग दूध के साथ साथ ये प्रोडक्ट बनाकर भी सेल कर सकते हैं। तो साथ ही इन्होंने वो प्रशिक्षण देना भी स्टार्ट कर दिया है। इनसे प्रशिक्षण लेके लगभग 50-60 लोगों ने व्यवसाय भी स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। तो भविष्य में इस तरह के रूरल एंटरप्रेन्योर्स को भरपूर सहयोग देने का काम हमारा सेंटर और HAU यूनिवर्सिटी करती रहेगी, क्योंकि हमारे VC साहब BR कंबोज जी का यही विज़न है, जो खेती व खेती से संबंधित समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए कोई भी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स आके आते हैं, उनको हमारा सेंटर और HAU यूनिवर्सिटी भरपूर सहयोग दे। सोशल मीडिया के जरिए नरेश कौशिक अपने उत्पादों का प्रचार कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से उनके पास ऑर्डर आ रहे हैं। डोर टू डोर जाकर भी उत्पाद बेच रहे हैं और कम से कम 20 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग में जाने से पहले हमें उत्पाद बनाने का तो पता था, पर ये कैसे बिके, इन्हें कानूनी आधार कैसे दिया जाए, इन बातों के बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। वहाँ जाने के बाद जो भी इस विषय के जानकार वहाँ आए, उन्होंने हमें समझाया, तो हमने उनसे जानकारी लेकर के उस आधार पर कार्य करना शुरू किया। हमने HAU में जाने के बाद अपनी फेसबुक ID बनाई, वेबसाइट बनवाई, स्टार्टअप इंडिया में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। इन सब बातों के साथ साथ HAU से हमें 5 लाख रुपए की मदद मिली, जिससे हमने नई मशीनरी खरीदी। पहले हम हाथ से या डाइयों से काम करते थे, वहाँ से मिली मदद से हमने मशीनरी खरीदी और एक छोटे कार्य को बड़ा करके दिखाया। दरअसल नरेश को बचपन से ही गायों से बड़ा लगाव था, लेकिन सड़कों पर बेसहारा फिरती गायों को देखकर उन्हें काफी तकलीफ होती थी। इसके बाद उन्होंने गौ रक्षा का बीड़ा उठाया। उनका मानना है कि सिर्फ दूध बेचकर गाय की हिफाजत नहीं की जा सकती, बल्कि गोबर और गौमूत्र को भी बेचना होगा। इस तरह गाय से जितनी ज्यादा कमाई होगी, उसका संरक्षण भी उतना ही ज्यादा होगा। अपने गाय प्रेम की वजह से ही नरेश कौशिक खुद को गौपुत्र कहते हैं। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। बता दें, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित हुई होंगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। साथ ही बता दें, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, उसके लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ बता दें आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।